आज हम जानेंगे संवदिया कहानी के बारे में, जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी के माध्यम से एक विधवा औरत और एक संवदिया के बारे में जो भी दुख पीड़ाएं और समस्याएं होती हैं, इस कहानी में हमें देखने को वही मिलने वाला है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो संवदिया रहते हैं और बड़ी बहुरिया रहती है। ध्यान रहे, एग्जाम में ये चीज आपको बहुत बार पूछ ली गई है कि संवदिया का नाम क्या था। तो संवदिया का नाम हरगोविंद है। तो हरगोविंद और बड़ी बहुरिया का कहानी इस पूरी कहानी में चलता है। एक दिन होता यह है कि संवदिया अपने घर पर था, तो उसे अचानक बड़े हवेली से बुलावा आता है। तो हवेली का नाम सुनकर वो बिल्कुल चौंक जाता है कि अब तो जगह जगह पर डाकघर खुल चुके हैं, अभी इंसान जो है वो लंका तक का कोई भी समाचार वहां से ला सकता है और वहां पर पहुंचा भी सकता है। तो मेरी जरूरत अब क्यों पड़ी है? शायद कोई गुप्त समाचार है, इतना गुप्त समाचार है कि आसमान तारों को भी ये समाचार ना मिल सके। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वहां सब चल पड़ता है। वो जैसे ही जाते हैं तो बड़ी हवेली को देखकर वो बिल्कुल चौंक जाते हैं कि यहाँ पर जब पुराने समय होते थे, जब वो अतीत में थे, तब देखते थे कि नौकरों चाकरों की भीड़ पूरा लगी रहती थी और अभी केवल बड़ी बहुरिया ही वहां पर थी। देखता है कि बड़ी बहुरिया के हाथों में बिल्कुल मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था, ना उनके हाथ में एक चूड़िया तक थी, और एक सूपा में चावल लेकर वो बिल्कुल फटक रही थी। देखता है कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी और सोचने लगता है कि एक समय ऐसा भी था कि जब गांव की कुछ औरतें इनके हाथों में मेहंदी लगाकर ही अपना घर का पालन पोषण किया करती थी, पर अब वो दिन कहाँ। उन्होंने देखा कि बहुत देर से गांव की मुदियाइन वहां पर आकर और बड़ी बहुरिया को भला बुरा कह रही थी। ये बात हरगोविंद को बिल्कुल अच्छा ना लगा, लेकिन करता भी तो क्या करता वो, क्योंकि हरगोविंद के पास भी उतना पैसा नहीं था कि बड़ी बहुरिया का कर्ज अदा कर सके। बड़ी बहुरिया इतनी अब निर्धन हो चुकी थी कि उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ पैसा नहीं था, इसलिए वो अब उधार ही किसी मोदी के होटल में या फिर दुकान में वहां से सामान लाकर खाया करती थी। और उनके 3 देवर थे और जो बड़े थे वो उन्हीं की पत्नी है। तो वो सोच रहा था कि गरीब को ही ऐसा दुख आने वाला है, क्योंकि 1 घंटा का बीमारी में कोई मर तो नहीं जाता है, इसलिए ये संकट मेरे पर ही आने वाली है। कई बार होता यह था कि उनके जो 3 देवर थे वो यहाँ से जमीन उमीन बेचकर और यहाँ का सारा धन दौलत लेकर शहर में बस चुके थे। वो कभी कभार आते यहाँ पर तो दुकान में इतनी राशन और इतनी सामानें ले लिया करता था कि बड़ी बहुरिया को चुकाने में काफी समय लग जाता था। इसलिए बड़ी बहुरिया हमेशा चिंतित रहती थी और उसे मुदियाइन की गाली और अच्छे भला बात सुनने के लिए हमेशा वो दुखी रहती थी हमेशा। अब वहां से मुदियाइन गाली उली देकर वहां से चली जाती है। तब हरगोविंद को चुपके से वहां पर बुलाती है बड़ी बहुरिया और कहता है कि हरगोविंद, तुम्हें एक जगह जाना होगा। हरगोविंद कहता है कि कहाँ जाना होगा बताइए। कहता है कि तुम्हें मेरी माँ के पास जाना होगा मेरा संवाद लेकर। कहता है संवाद है क्या, बतलाइए तो। कहता है कि संवाद ऐसा है कि तुम मेरी माँ के पास जाना और कहना कि मैं भैया और भाभी के बच्चे जो हैं उनकी झूठन को खाकर वहां पर रह लूंगी और उनकी नौकरानी भी मैं बनकर रह जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतने यहाँ पर कर्ज हो चुके हैं और यहाँ पर मेरा जी भी नहीं लगता। पहले तो देवर देवरानी यहाँ पर रहती थी तो मन लगा रहता था, पर अब वह बात भी न थी, इसलिए तुम जाओ और मेरा ये संवाद जरूर सुनाओ। हरगोविंद को ये बात सुनकर और बड़ी बहुरिया को रोता देखकर बहुत चौंक गया। उन्होंने इससे पहले बड़ी बहुरिया को कभी रोते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो खुद भी रोने लगता है ये संवाद सुनकर। कहता है कि मन ही मन वो कहता है हरगोविंद कि मैं चला तो जाऊंगा वहां पर संवाद सुनाने के लिए, लेकिन संवाद सुनाने के जो लोग होते हैं, जो संवादिया होते हैं,
उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग और गांव के लोग उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और उनकी गलत अवधारणा होती है सनबदिया के बारे में। अवधारणा यही गलत होती है कि सनबदिया जो भी होता है या फिर सनबदिया का काम जो भी किया करता है वो बिल्कुल निठल्ला और कामचोर होता है। सिर्फ औरतों की अच्छी अच्छी बातें को सुनकर बिना उससे कुछ दाम लिए उनकी संवादों को दूर दूर तक पहुंचाता है। तो ऐसा काम तो केवल वही करता है जिसके पास कोई काम ना हो। लेकिन ये भी आसान ना था कि जिस स्वर और सुर में कोई उसे संवाद सुना रहा उसी स्वर के साथ दूसरों को भी सुनाना पड़ता था। ये बात उसे सबसे ज्यादा कठिनाइयों से भरी पड़ी थी। फिर होता यह है कि अब वो चल दिया कहाँ, बड़ी बहुरिया के घर। बड़ी बहुरिया के घर जाता है तो केवल उसके बड़े भाई ही रहते हैं आंगन पर खड़े। बड़े भाई उसको पहचान नहीं पाता है कि ये है कौन। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया। जैसे ही परिचय दिया उसके बड़े भाई ने कहा, अच्छा कहो कहो, दीदी का कोई समाचार आया है क्या? कहता है कि नहीं नहीं, कोई समाचार है नहीं, बस यूं ही इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलता चला जाओ। वो अंदर जाता है और उसकी माँ से यानी कि बड़ी बहुरिया की माँ से मिलता है, उसे प्रणाम करता है और पथ की थकान दूर करता है। वो कहती है कि चलो अब तुम आ ही गए हो तो कुछ भोजन कर लो। भोजन में उन्होंने देखा कि भात, सब्जी और 3 प्रकार की सब्जियां होती है, घी रहता है, पापड़, सलाद, ये सभी इतने अच्छे अच्छे भोजन थी कि उन्हें बड़ी बहुरिया का ख्याल आ जाता है कि वहां बड़ी बहुरिया केवल बथुआ का साग खाकर, और बथुआ का साग किस प्रकार खाती है, वो केवल उबाल कर खाती है, और यहाँ इतने अच्छे अच्छे व्यंजन मैं कैसे खा पाऊंगा। इसलिए ऐसा करता हूँ कि मैं खाऊंगा ही नहीं, या फिर यूं कह लीजिए कि उसे खाने का भी मन न था, क्योंकि बड़ी बहुरिया की दशा और दिशा वो बिल्कुल अच्छी तरह से जान रहे थे कि उसकी क्या दशा हो रही है वहां पर। वहां वह भथुआ साग खाकर खा रही है और यहाँ मैं इतनी अच्छी अच्छी व्यंजन खा लूँ। उन्होंने मुश्किल से जरा मरा ही खाया और छोड़ दिया। तो फिर उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ, खाओ। कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मेरा पेट अब भर गया है। उसकी माँ कहती है कि अरे इतने जवान हट्टे कट्टे तो हो, जवान आजकल के जवान तो 5 बार भी खाकर 1 बार जरूर खाना खाता है और तुम 1 बार में ही टाइट हो गए हो। कहता है कि नहीं नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि अब बताओ कि तुम यहाँ पर आए क्यों, क्योंकि उसके बड़े भाई से पहले बात हुई थी ना। तब उसकी माँ पूछ रही है कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, बस इधर से गुजर ही रहा था तो आपके साथ थोड़ी सी भेंट मुलाकात करता चला। ये बात सोचकर वहां पर घुस जाता है। और जरा सोचिए कि वो बात अभी तक नहीं बताया है जो उसे बड़ी बहुरिया ने कहा था। वो अब उसकी माँ के सामने ही सोचने लगा कि क्या मैं इनके सामने बता दूं कि बड़ी बहुरिया की क्या दिक्कत हो रही है, लोग वाले क्या कहेंगे और गांव के पूरे लोग क्या कहेंगे कि एक लक्ष्मी जैसी भाभी है इनके गांव में और बड़ी बहुरिया है जो कि इसका भी अच्छा से लोग देखभाल नहीं किया करता है। हमारे गांव को वो लोग थूकेंगे नहीं कि एक लक्ष्मी जैसी देवी जैसी बहुरिया है, उसका भी ये लोग अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा। उन्होंने कुछ न कहा और उसकी मम्मी कहती है कि क्या बात है, क्या सोच में डूब गए हो? कहा कुछ नहीं, बस अब मुझे चलना चाहिए। हरगोविंद कहता है कि अब मुझे वापस जलालगढ़ जाना चाहिए। जलालगढ़ उसका घर है हरगोविंद का, वहीं मुझे अब जाना चाहिए। वो कहता है कि अरे रुक जाओ, 1 दिन और मेहमानी कर लो, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। कि नहीं नहीं, मुझे जाना है। अब वहां से वो रिटर्न अपने घर चला जाता है जलालगढ़। जलालगढ़ में वो जैसे उतरता है, वहां से उतरकर बिल्कुल वो बड़ी बहुरिया के पास चला जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो बड़ी बहुरिया, मुझसे गलती होगी, मैं आपका वो संवाद सुना ना पाया। तो वो तो गलती हो ही गई थी उससे, और सच में सुना भी नहीं पाया था। कहता है कि सुना मैं इसलिए नहीं पाया क्योंकि आप हमारी माता है। आप हमारी क्यों, आप पूरे गांव की भी माता है, इसलिए अब से मैं आपका बड़ा बेटा, आप अपना मुझे बड़ा बेटा समझ लीजिए। अब से मैं ऐसा करता हूँ कि अब काम भी क्या करूँगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा।
इसलिए आप ये गांव छोड़कर न जाए। और ये बात सुनकर वो भी पछताने लगती है और कहती है कि अरे हरगोविंद भैया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं जब से तुमको ये संवाद वहां पर भेजने के लिए कहा, तब से मुझे भी ये बात सोचकर बड़ा दुख हो रहा था कि मैं झूठ में ही आपको वहां पर भेज दिया हूँ। तो मुझे भी क्षमा कर दीजिए, अब कोई ऐसी बात नहीं है। कहता है कि ठीक है, अब मैं गांव से नहीं जाऊंगी, तुम अच्छे से रहना। और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी को लाइक करते हुए जाना, और इसे सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।